आज मैं आपका लीगल इंसान आपके लिए लेके आया हूँ एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 68 से 87 से लेके 96 तक, जो कि पहले मैं आपको 87 बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हानक प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणाएं। फर्स्ट मीन्स एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सबकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आए। मैं आपको और आसानी से तरीके से समझा देता हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सर्टिफिकेट को पेश किया जाता है अदालत में, तो अदालत उसे सही मान लेती है जब तक कोई उसको गलत साबित ना कर दे। और इसमें एक और वो है, अगर सब्सक्राइबर मतलब किसी व्यक्ति की प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती तो वो हिस्सा इस धारा में लागू नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 88, जो कि हमारा विदेशी न्यायिक अभिलेखनों को की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अब उपधारणा है। फर्स्ट मीन एज टू सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ फॉरेनिक जुडिशरी रिकॉर्ड। इसकी मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों लिखा, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। अगर कोई मामला विदेश में चल रहा था और उसको पेश मतलब हमारे देश में भी भारत में भी पेश किया जाता है, तो वो कोर्ट में जो उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी वगैरह थी तो वो दी जाएगी, तो अदालत मान लेगी कि उसमें जो सही तरीके से उसे दिया गया हो और फैसला भी ठीक हो, तो ये उसको मान लेगी, तो उसे सही मान लेगी। जैसे उसको कुछ भी फैसला दिया गया है तो उसको सही मान लेगी, उसके मतलब कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 89, जो कि हमारा पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा है। इसको मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में। आपके लिए मैंने एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल सबके लिए लिखता हूँ और आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं लिखता हूँ आप उस तरीके से भी लिखोगे या अपने तरीके से भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। एक मैदान की एक मैप की किताब कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट मान सकती है कि किताब असली है और सही तरीके से प्रकाशित है। ठीक, इसमें यही था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 90, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा। पर्सन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। न्यायालय मान सकती है कि फॉरवर्ड किया गया इलेक्ट्रॉनिक संदेश वही है जो भेजने वाले ने अपने कंप्यूटर से भेजा था, पर यह अनुमान नहीं लगाएगी कि संदेश किस व्यक्ति ने भेजा। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 91, जो कि है हमारा पेश ना किए गए दस्तावेजों के समक निष्प्रदान आदि के बारे में उपधारणा। पर्सन एज टू ड्यू एक्सक्यूजेशन ईटीसी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपको इसे उदाहरण से समझा देता हूँ। अदालत ने मोहन को एग्रीमेंट लाने का नोटिस दिया पर उसने नहीं लाया, तो अदालत मान लेगी कि करार सही तरीके से बनाया और हस्ताक्षर किया गया था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 92, जो कि हमारा 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपबंध। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पर्सन एज टू डॉक्यूमेंट 13 ईयर ओल्ड। इसको मैंने डेफिनेशन तो मैं सबकी लिखता हूँ और एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल से आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ए ने अदालत में 35 साल पुरानी रजिस्ट्री पेश की जो उसके दादा के पुराने तिजोरी दस्तावेजों में सुरक्षित मिली थी। अदालत मान लेगी कि रजिस्ट्री पर किए गए हस्ताक्षर असली हैं और दस्तावेज ठीक तरह से निष्पादित व प्रमाण है। अब मैं इसको और आसान तरीके से बता देता हूँ। जैसे कोई आप बहुत पुराना मतलब 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करते हो, तो अदालत ये देखेगी कि वो डॉक्यूमेंट कितनी सुरक्षा से रखा गया था और उसमें दस्तावेज में कोई हेर बदल तो नहीं की, दस्तावेज जैसा पहला था वैसे ही है, बस ये कंफर्म करेगी और उसे मान लेगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेक्शन 93, जो कि हमारा 5 वर्ष पुराना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन के बारे में उपबंध। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पर्सन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड। ठीक, इसको मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। डेफिनेशन भी लिखी है मैंने आपके लिए। अदालत में 6 साल पुराना ईमेल पेश किया गया जो कंपनी के अधिकृत से सही सुरक्षित निकाला गया था, तो अदालत मान सकती है कि यह ईमेल वही है जैसा उस समय वास्तव में भेजा गया था।
तो मैं आपको इसे और आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आपकी कोई व्हाट्सएप चैट है, वो आपने किसी को सेंड की थी, आपने उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख रखा है, ठीक, और आप उसे अदालत में 5-6 साल बाद पेश करते हो। तो पहले आपको बताना होगा किस डिवाइस से आपने इसको सेव किया और आपने इसको कैसे रखा, ये कहाँ पे रखा, आप इसे जनरेट कहाँ से करते हो, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वह आपके इसको स्वीकार कर लेगी। ठीक, अब इसका अध्याय 9 चालू हो जाता है, जो कि हमारा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवार्जन के विषय में है। अब हम पढ़ेंगे धारा सेक्शन 94, जो कि हमारा दस्तावेजों के रूप में लेख बंधक संविदाओं, अनुदानों तथ्य संपत्ति के अन्य व्यवहारों के निबंधनों का साक्ष्य। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट एंड अदर्स डिस्पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फ्रॉम ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपको मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। अमित और रोहन ने जमीन बेचने का लिखित अनुबंध बनाया है। बाद में रोहन कोर्ट में कहता है अमित ने मौखिक रूप से एक और शर्त जोड़ी थी। तो न्यायालय बोलेगी जब अनुबंध लिखा है तो केवल दस्तावेज की ही शर्तें सिद्ध करेंगी, मौखिक बातें नहीं। अब मैं आपको और भी आसान तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई एग्रीमेंट या करते हो, तो आपकी जो उसमें एग्रीमेंट में शर्तें लिखी होती हैं, कोर्ट में सिर्फ वही मानी जाएंगी। पर अगर कोई व्यक्ति उसको मुंह से कोई बोलता है तो वो कोर्ट में माना नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 95, जो कि हमारा मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, एक्सक्लूसिव ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। ठीक, अब आपको मैं इसको बता देता हूँ। लिखित अनुबंध में किराया 10,000 लिखा है। किराएदार कहता है कि मालिक ने मौखिक रूप से 7,000 कहा था। तो न्यायालय लिखित में इसलिए मौखिक बातें मान्य नहीं होगी। ठीक, जो जैसे 95 में, जैसे 94 में था वैसे 95 में, इसमें कुछ हो नहीं। इसमें भी यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करता है तो उसमें कुछ भी अपनी जो शर्तें लिखी हुई हैं उन्हें बढ़ा या घटा नहीं सकता। अब हम पढ़ेंगे 96 धारा। संधि खाते दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन, एक्सक्लूसिव ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन ऑफ एम्बिगस डॉक्यूमेंट्स। जब किसी दस्तावेज में अस्पष्टता उसके अपने शब्दों से ही उत्पन्न होती है तो ऐसी अस्पष्टता को समझाने या सुधारने के लिए कोई बाहरी मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि आपको मैं इसे एग्जांपल से भी बता देता हूँ। एक वसीयत में लिखा है कि मैं अपनी कुछ संपत्ति राज को देता हूँ। यह कुछ संपत्ति शब्द ही अस्पष्टता है। न्यायालय बाहर का मौखिक साक्ष्य नहीं चलेगी। दस्तावेज में अस्पष्टता है, उसे मौखिक साक्ष्य से ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक, आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया कि आपको समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप मेरे मतलब और भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ऐसे वीडियो मैं रोज डालता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।